के शो में। शहर कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स आपे से बाहर हो गए। वीआईपीज़ के तहफ्फुज़ पर तैनात हजारों की तादाद में पुलिस एहलकार, शहरी बेयार और मददगार। कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर उठते सवालात। अस्सलाम वालेकुम। पसे पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकिशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, इस शहर में मुसलसल हमने देखा है कि आपको रिपोर्टिंग हम करते रहते हैं कि क्राइम्स की सूरत हाल आखिरकार क्या है। ये जो पिछले 3 माह रहे हैं, इसके अंदर जो उरूज पर क्राइम, यानी मैंने इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले आपको ऑफिशियल वर्जन पुलिस का बताऊं कि क्या है। वो कहते हैं कि जून जो था वो सब में ज़्यादा क्राइम्स के लिहाज से इस वक्त खतरनाक महीना था शहर कराची के लिए। वो कहते हैं इस महीने के अंदर, यानी अक्टूबर जो महीना गुजरा है, इसमें जून के मुकाबले में, यानी जून में अगर तकरीबन 7,500 क्राइम्स थे तो अक्टूबर में 3,500 क्राइम्स हुए। ये तो ऑफिशियल वर्जन है जो गवर्नमेंट, आप कहते हैं कि पुलिस की तरफ से हमें सामने आया है। लेकिन अगर आप सड़कों पर जाएं, अगर आप लोगों से मिलें, अगर आप खुद घर में रहते हैं, आप सड़क पर निकलते हैं, तो आपको पता है कि जो अदम तहफ़्फ़ुज़ की जो एक एहसास है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। मुसलसल इस शहर के अंदर हर कोई या तो लुट चुका है या वो देखता है किसी को लुटते हुए। ये रोज का मामूल बन चुका है इस शहर के अंदर। अब आप सड़क पर नहीं बल्कि घर में भी महफूज नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि रिसेंट जो हमने फुटेजेस देखे हैं, और ये सीसीटीवी कैमरास की बदौलत है कि जो मुजरिम, जो मुलजिम ये कर रहे होते हैं कार्रवाई, वो तो पकड़े नहीं जाते, लेकिन कम से कम उनकी फुटेजेस सामने आ जाती हैं। सीसीटीवी कैमरा जो घरों में लगे होते हैं उसकी बुनियाद पे आप देखें तो इससे पहले डीएचए में हमने एक वाकया आपको बताया था, एक नहीं एक बाकायदा करोला गैंग था जो इसमें मुलविस था। इस तरह और कराची के तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में ये वाकयात हो रहे हैं कि घर में मौजूद शहरियों को आकर मुसल्ला गिरोह आता है, लूट कर चला जाता है, कोई पुरसाने हाल नजर नहीं आता। पुलिस फोर्स की बात करें तो हमने ये नंबर्स हमने पूछे तो हमें बताया गया कि तकरीबन 1/3 या 1/3 से जायद पुलिस फोर्स जो है तैनात है फॉर वीआईपी सिक्योरिटीज इन कराची। आप वीआईपी से मुराद है मिनिस्टर्स से, वीआईपी से मुराद है इस पर जो लोग इस वक्त बासर हलकों में उठते बैठते बासर लोग हैं, उनके पास ये सिक्योरिटी तैनात है। आखिर हमारे टैक्स पे मनी से अरबों रुपए का जो फंड जाता है इस वक्त पुलिस को, वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं हो रही? इस प्रोग्राम का आगाज क्योंकि स्ट्रीट क्राइम्स सब कर रहे हैं, तो स्ट्रीट क्राइम्स का हल क्या ये है कि सब में पहले जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनकी सिक्योरिटी जो उनके ऊपर तैनात है उसको फौरी तौर पे उससे उनसे वापस ले ली जाए, ताकि कम से कम उनको भी अदम तहफ़्फ़ुज़ महसूस हो इस शहर के अंदर जब वो निकलें। क्या इसी से सूरत हाल, इसी से बात से आगाज़ करें प्रोग्राम का। मैंने ऑफिशियली इस पर, क्योंकि जो इंटीरियर मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो भी सीएम सिंध के पास है, हमने उनसे रब्ता भी किया जो उनके इस वक्त रशीद चन्ना साहब हैं, लेकिन हमें कुछ जवाब इस हिस्से में नहीं मिला है। आईजी साहब और पुलिस चीफ से भी हमने रब्ता किया। मैंने जो आपको बताया मौक़िफ़ यही है कि क्राइम अक्टूबर के महीने में कम हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं मानेगा कि क्राइम कम हुआ है। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब सीनियर सियासतदान है, प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, कराची की अहम आवाज़ है। नुसरत सहर अब्बासी साहबा, आप इस वक्त जीडीए की अहम रहनुमा असेंबली के अंदर, जब आप बोलती हैं गरज के साथ तो सुनते हैं आपकी बात जो काउंट की जाती है। सारे मरनी साहब इंसानी हुकूक के रहनुमा हमारे साथ कराची में मौजूद है। फारूक सत्तार साहब, पहले तो बताएं, पुलिस कह रही है हमें कि अक्टूबर में कम हुए क्राइम जून के मुकाबले में। डू यू एग्री विद दिस फारूक सत्तार साहब? आप सड़कों पर जाते हैं, मिलते हैं लोगों से इतना रोज, क्या ऐसा हुआ है वाकई में फारूक सत्तार साहब? देखिए, पहली बात तो जो जून के आदाद शुमार दिए ना हुकूमत ने, मैं समझता हूँ कि उससे बहुत ज्यादा तादाद है क्राइम की। जो स्ट्रीट क्राइम है एक मॉन्स्टर की तरह कराची की फिजाओं में मंडरा रहा है, और जब चाहता है, जहां चाहता है, वहां दिन दहाड़े रेजनी होती है, लोगों को लूटा जाता है, और फिर उसमें उनकी जानों को भी, जरा सी मज़ाहमत करे तो उनकी जानों को भी खतरा लाहक होता है। अब इसमें देखें 2 पहलू। अच्छा, अब अक्टूबर में चले मान लिया कि जून से थोड़े कम होंगे, लेकिन इस बात की गारंटी क्या है कि अब जो नवंबर में क्राइम होगा वो जून से भी ज्यादा नहीं होगा। आपने ऐसा कौन सा कमाल कर दिखाया कि जून में अगर बहुत ज्यादा थे और अगर अक्टूबर में थोड़े कम हो गए, तो आपका इसमें क्या अमल दखल है? आराम कर रहे होंगे जो स्ट्रीट गैंगस्टर्स हैं, उन्होंने अपनी तरजीहात थोड़ी बदल ली होगी, उन्होंने जून में इतना कमा लिया होगा कि उन्होंने कहा भी थोड़ा सा रेस्ट करें। आपका इसमें कहीं कोई कमाल या प्रोएक्टिव रोल नजर नहीं आता। और देखें, 2 चीजों को एड्रेस करने की जरूरत है। एक तो वजूहात स्ट्रीट क्राइम्स में क्यों इजाफा हो रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, आसमान, 7वें आसमान से भी ऊपर चली गई। इसमें कितनी तकरीरें नुसरत अब्बासी साहिबा की आपने सूबाई असेंबली में सुनी होगी, कितने इंटरव्यूज में और कितने जलसों में मैंने कई मरतबा इस मसले को उठाया। अभी
आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने इस मसले को हाईलाइट किया और मैं अवामी राब्ता भी शुरू कर रहा हूँ सिलसिले में कि महंगाई के खिलाफ अब एक भरपूर झंझोड़ा जाए। जो पॉलिसी बनाने वाले हुकूमत के एहलकार हैं और जो इस पॉलिटिकल हायरार्की के नीचे जो गवर्नेंस फिर जिनकी इजाफी जो जिम्मेदारी अफसरशाही है, और फिर ये सारी अगर हम चीजों को देखें तो मुझे जरा सा एक तो वजूहात में सरमायाकारी का अमल रुका हुआ है, छोटी घरेलू सनतों में कहीं कोई ऑगमेंटेशन नहीं, लॉलेसनेस जो है फरसत्ता साहब कि आपकी पुलिस और रेंजर वो भी बेबस। ये जो मसला है कि अगर है भी मसला माली तौर पे आप जिस तरह कह रहे हैं, आई एग्री विद दैट, लेकिन सर ये बताएं कि कोई किसी के घर में घुसकर जब जा रहा है और लूट मार कर रहा है तो उसको पता है कि मैं जब अंदर जा रहा हूं तो मुझे पीछे से पकड़ने कोई नहीं आने लगा। आप फरसत्ता साहब मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, जो नॉन एजुकेशनिस्ट है जिनको मारा गया है मुसलसल, सिंध यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को रिसेंटली मारा गया, उससे पहले आपकी जो इस वक्त उस्मान इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर को इस वक्त शहीद कर दिया गया। ये मुसलसल ऐसे नायाब लोगों को जो एक मुल्क के लिए इस वक्त आगे मुस्तकबिल के लिए काम कर रहे हैं, नौजवानों को तैयार कर रहे हैं, उन तक को मामूली मगिंग अटेम्प्ट के ऊपर इस वक्त मार दिया जाता है जान से। इस वक्त फरसत्ता साहब इस शहर में ये चल रहा है। देखिए फिर तो वो वाली बात भी आ जाएगी ना सामने के, इसमें फिर इस पूरे निजाम की सरपरस्ती करने वाले जहां हमें पुलिस फोर्स के अंदर ढूंढने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा कि जो इस तरह का निजाम भी चला रहे हैं कि उन्हें कुछ लोगों को मुतय्यन करना है वीआईपीज़ की सिक्योरिटी के लिए, और वो एक अच्छा बड़ा उज़र और बहाना है। फिर उसके बाद बहुत सारे थानों की जो कीमत है वो ज्यादा है और कुछ थानों की कीमत कम है, लेकिन सुनने में अब भी यही आ रहा है कि थाने अब भी बिक रहे हैं। तो थाने बिक रहे हैं और थाने वालों को ये सारे पैसे कहीं ना कहीं ऊपर पहुंचाने हैं। तो फिर इस तरह के जो रैकेट्स, मिसाल पीआईबी कॉलोनी जहाँ मैं रहता हूँ, जो इससे पहले जो एसएचओ था उसके जमाने में काफी चीजें यहाँ कंट्रोल हो गई थी, लेकिन अक्टूबर के महीने में अभी पीआईबी में जो वारदात हुई, मेरे सामने कई लोग आकर मुझे घर पर नीचे शिकायतें करके गए कि अल्लाह के वास्ते आप कुछ थानेदार साहब से कहें, उनकी मोबाइल जो है वो यहाँ लोग गलियों और मोहल्लों में भी आती रहे। तो पिछले 1-2 महीने उनको जरा सुकून मिला है, अक्टूबर के महीने में उनकी सारी रातों की नींदें हराम हो गई है। तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं ये बात सही है कि सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, लॉ एंड ऑर्डर। अच्छा, फिर रेंजर्स को कहते हैं कि 1 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया, फिर अचानक ये खबर दब जाती कि रेंजर्स अब हमेशा के लिए, उसके साथ कितने अरसे के लिए है। अचानक एक इशू उठता है, फिर पता चलता है कि दोबारा उनको तो चले कोलैबोरेशन का है, इंटेलिजेंस शेयरिंग का है। लेकिन सर ये जो सवाल है, मैं अगर याद है मैं नुसरत सैयद साहिबा से भी यही पूछना चाह रहा हूँ। नुसरत सैयद साहब, क्या फिर सिक्योरिटी जो प्रोटोकॉल्स हैं इस पर एलीट्स, आप कह सकते हैं पावर एलीट्स के पास, क्या वो वापस ले लेने चाहिए इस पर, ताकि वो भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार महसूस करें खुद को? वो वैसे प्राइवेट गार्ड सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये करना चाहिए ताकि ये पुलिस फोर्स स्ट्रीट क्राइम्स रोके। इज इट अ सोल्यूशन नुसरत सैयद अब्बासी साहिबा? थैंक यू सो मच सैफान, बहुत शुक्रिया। बहुत ही इम्पोर्टेंट इस वक्त जो सबसे ज्यादा मैं समझती हूँ महंगाई के बाद जो इशू चल रहा है ना, बल्कि महंगाई से भी ज्यादा अहम है, क्योंकि जानो माल की हिफाजत की बात हो रही है और आपने इतना अहम टॉपिक इस वक्त लिया है। इसकी जरूरत थी, बहुत जरूरत थी। ये कराची से कश्मीर तक की बात कर रही हूँ। कराची में तो हर सेकंडों मिनटों में लोग लुट रहे हैं, ऐसे लुट रहे हैं, यकीन माने मैं गुलिस्तान जौहर में रह रही हूँ और यहाँ पर कितनी ही फैमिलीज, मेरी अपने मोहल्ले से चंद मिनटों में गाड़ियां चोरी हो गई हैं सैफान। पहले कुछ और गाड़ियों की थी, अब तो बड़ी बड़ी गाड़ियां जो 4 व्हील गाड़ियां होती है ना, रीवो टाइप या डबल केबिन टाइप, ये गाड़ियां गन पॉइंट पर छीनी जा रही हैं और बाकायदा गैंग है कोई, और सबको पता है, एवरीबडी नोज गैंग है जो ये सारी चोरियां करता है। इसके अलावा जो आए दिन ये सीसीटीवी फुटेज जो कहीं ना कहीं किसी न किसी ने प्राइवेटली लगा लिए, क्योंकि गवर्नमेंट तो नाअहल से नाकाम तरीन गवर्नमेंट है ये सिंध गवर्नमेंट। और ये जो हमारे वजीर आला साहब है ना, मैं कहती हूँ ये अपने आप को वाकई में अब तो कंफर्म हो गया कि सुपरमैन समझते हैं। ये समझते हैं मैं सुपरमैन हूँ, मैं वजीर आला भी हूँ, मैं फाइनेंस मिनिस्टर भी हूँ, मैं होम मिनिस्टर भी हूँ, मेरे को जितने भी मुझे दे दिए जाए, पब्लिक हेल्थ जो भी है मुझे दे दे, मैं बाकायदा बड़े। अरे भाई चला कहाँ सकते हो आप? एक होम मिनिस्ट्री आपसे नहीं चल रही, यानी अगर आप नहीं चला सकते तो आप वजीर आला रहे ना। होम मिनिस्टर आपके पास कोई कैपेबल नहीं है, कोई ऐसा बंदा जो सही तरीके से कराची का लॉ एंड ऑर्डर को उसको देखे,
कराची से कश्मीर का लॉ एंड ऑर्डर देख ले, लेकिन नहीं, मैं सब कुछ संभालूंगा। तो संभालो ना, क्यों आवाम को इस तरह बेघर कर दिया है कि घरों के सामने लुट रहे हैं, घर के अंदर लुट रहे हैं, मार के चले जाते हैं, गले काट के चले जाते हैं, छोटी छोटी मासूम बच्चियों के रेप हो रहे हैं, यहाँ पर बच्चियां उठा दी जाती हैं, बच्चियों को कहीं से कहां उठा के फेंक दिया जाता है, क्या हो रहा है? यानी आपकी अपनी जानो माल बहुत कीमती है। आपको याद होगा मैंने एक कॉल अटेंशन पेश की थी सिंध असेंबली में, जिसमें मैंने वो तमाम हकायक रखे थे कि एक एक इनका मिनिस्टर, इनकी एमपीएस, वो जो अद्दी साहिबा है, उनकी अपनी जानो माल इतनी कीमती है कि उनके लिए जितने सिपाही और मोबाइल है, भाई क्यों? मतलब आम जिंदगी, आम इंसान जिसके टैक्स से हमारा ये चल रहा है सुबह, आप उसके टैक्स काट लो और उसके बाद आप अरबों रुपए अगर आप निकालेंगे ना सफार, इनका सारा जो इनकी सिक्योरिटी पर पैसा जाता है वो अरबों रुपए जो इनकी सिक्योरिटी पर इनके सिपाही इनके लिए जाते हैं और वही इनके घरों पे काम भी करते हैं, इनके बच्चों को स्कूल भी ले जाओ, लेकर आप आम कराची में देखेंगे आम की पेटियां भी पुलिस की मोबाइलों में जा रही हैं, इनके बच्चे भी घूम रहे हैं, सैर और तफरीह भी हो रहे। भाई क्यों? कोई पूछने वाला नहीं है, रियासत है क्या, ऊपर से रेंजर्स। अच्छा, एक ब्रेक लेंगे साहब, तो पहले तो मुखालफत करते हैं। ये बड़े अहम पॉइंट्स हैं, बड़े अहम सवालात हैं, फारूक सत्तार साहब ने भी जो रेस कर रहे हैं, नुसरत साहिबा भी, और मैं सारे मनी साहब से भी जानूंगा इस बारे में, लेकिन इस ब्रेक के बाद, नाज़रीन मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ जुड़े रहेगा, अहम तरीन मसले पर बात हो रही है आज, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आज बड़े अहम सवालात इस शहर के लिए हम उठा रहे हैं। आज आखिर बिल्कुल सही नुसरत साहिबा कह रही थी कि सिर्फ कराची नहीं बल्कि पूरे सिंध की आप बात करें, कराची से कश्मीर तक, तो तकरीबन यही हाल है। कराची में तो सेकंडों के अंदर आपके साथ जो वारदात हो जाती है। मैं सारे मनी साहब, क्योंकि ये बात, एक तो ये मैं पूछना जो चाह रहा था ब्रेक से पहले कि एक खौफ था, एक डिटरेंस थी की, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लॉ इन्फोर्समेंट ने बड़े चीज़ों पे काबू भी पाया, टारगेट किलिंग वगैरह पे सब पे पा लिया। सर अब तो वो खौफ स्ट्रीट क्राइम के हवाले से रेंजर्स का भी अगर है भी, तो उनका पिकेट है तो खाली पड़ा हुआ है, उधर है नहीं, कोई वर्दी में अगर है भी कोई खौफ उनका भी नजर नहीं आ रहा ना, ये क्या हुआ है आखिरकार? देखिए, टारगेट किलिंग जो कह रहे हैं काबू पा लिया, कहाँ काबू पा लिया, रोजाना मारे जा रहे हैं अभी अगर आप देखें, और लूट मार में, और सबसे अच्छा जो तरीका किसी को मारने का, जो पुलिस भी बड़े इग्नोर उसमें टाल देती है कि जी वो स्ट्रीट क्राइम था, मोबाइल छीनने आए थे तो उसमें गोली चल गई या गोली चला दी गई, तो बहुत आसान तरीका बनाया हुआ है किसी भी शख्स को मारने के लिए। रही बात रेंजर्स के खौफ की, रेंजर्स ने क्यों ये खौफ ख़त्म किया, मेरा ख्याल है ये जवाब तो वो बेहतर देंगे, क्या वजूहत है। अगर सियासी वजूहत हैं तो फिर हमारी गवर्नमेंट देगी। खत्म हुआ है, आप भी, आपने भी है बिल्कुल हकीकत है। देखें, मैं ये मानता हूँ, मैं इस शहर की पैदाइश हूँ, मैं इस बात को मानता हूँ कि बड़ा अच्छा वक्त हमने कुछ अरसे पहले गुजारा है, बहुत अच्छा वक्त। 15-16 की आप बात कर रहे हैं? बिल्कुल, ऑपरेशन के बाद बिल्कुल। मैं अब किसी का नाम नहीं लेना चाहता कि उसका चीफ कौन था और इधर कौन डीजी था, लेकिन वो बहुत अच्छा वक्त था, 16, 17, 15। उसके बाद देखते चले गए कि चीज़ें बढ़ती चली गई, और इस वक्त हम उधर ही आ गए जिधर से हमारी कहानी शुरू हुई थी। अब सिर्फ ये फ़र्क रह गया है कि अभी तक के कोई फैक्ट्री में कोई 250-300 लोग नहीं जलाए गए, मारे गए, या कहीं और ऐसी बड़ी वारदात नहीं की गई, वरना टारगेट किलिंग, लूट मार, फिर वो किडनैपिंग फॉर रैंसम भत्ताखोरी हो रहा है, दोबारा से रिपोर्ट तो नहीं हो रहा, 3-4 वो बोलते हैं हुए हैं, 1-2 हुए हैं, 3-4 हुए हैं, नहीं अभी भी कोई बिल्कुल मुझे इस वक्त जहन में नहीं आ रहा, अभी बिल्कुल हाल में ऐसा हुआ था। अच्छा। बात यह है कि हर चीज़ को कानून है ना, जिधर चाहता है पेश को पलट देता है वो उसको, तो वो उसकी मर्जी के किस चीज़ को किस तरीके से, मैं जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जी मुझसे भत्ता ले रहा है, भत्ता खो रही है इलाके के अंदर, वो कहते नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, तो हाजी साहब है, तो अब वो हाजी साहब तो उन्होंने बना दिया ना, अब हम क्या करेंगे उसके बाद, फिर उन्हीं हाजी साहब से वो हम पे हमलावर करा देते हैं। वो सारा का सारा जो गेम है, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, आज भी कहूँगा, कोई ऐसा जुर्म नहीं है पाकिस्तान में या कराची शहर में कि जो पार्टनरशिप के बगैर चल रहा हो, जिसके बारे में इल्म ना हो, जिसके बारे में इल्म ना हो। आपका ऑफिस है, मैं हसन स्क्वायर के जाते गुजर, उसके सामने अगर आप जाते हैं, पूरी जो पट्टी है उसके ऊपर आपको हीरोइन जी नजर आएंगे बैठे हुए सड़क पे, वो फिर आगे गरियाबाद तक उल्टे हाथ पे जब मुड़ते हैं तो वहां तक आपको नजर आते हैं। उनको कहाँ से ड्रग्स आती है, क्या होता है, वो बैठे होते हैं, उनको कोई पकड़ता, मतलब वहाँ पे पुलिस भी गुजर रही होती है, रेंजर्स भी गुजर रही होती है। भाई सबके सारे भत्ते बने हुए हैं, सारा निज़ाम बना है, मैंने आपको कहा ये सब काम पार्टनरशिप के तहत हो रहा है। किसी टाइम दिखाने के लिए वो कर देंगे, या खबरों के अंदर दिखा देंगे जी हमने ये पकड़ लिया, हमने उधर छापा मार दिया, हमने ये कर दिया।
अमली तौर पे सिफर होता है। और हम ऐसे लोग जो लोग जिसको दुनिया मानती है उन्हें फिर ब्लैकमेल किया जाता है मुख्तलिफ अंदाज से, फिर उनको ऐसे टॉर्चर किया जाता है कि वो पीछे हट जाएं। कुछ लोग हट जाते हैं, कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं हम अभी और लड़ेंगे, हमें किसी का खौफ नहीं है। तो वो लोग जो लड़ने वाले हैं वो आज भी लड़ रहे हैं, और वो लोग जो बेचारे कहते हैं कि नहीं भाई हम इस मामले में नहीं पड़ते, वो पीछे हट जाते हैं। लेकिन पुलिस को नहीं पता, ये सब बेकार बात है। कोई एक ऐसा क्राइम मैं नहीं मानता कि पुलिस को नहीं पता। और पुलिस इतनी मासूम है, हमारी फोर्सेस इतनी मासूम है, वो असला लेके भी घूमता है तो नहीं पकड़ा जाता, वो लूट के घर भी चला जाता है वापसी तो नहीं पकड़ा जाता, और वो पकड़ा जाए तो उसकी जमानत भी हो जाती है, फिर अदालतों को इल्जाम ठहराते हैं। अदालत इसलिए छोड़ रही है कि आपकी इन्वेस्टिगेशन सही नहीं है, आप इन्वेस्टिगेशन में खराबियां करते हैं। आप इन्वेस्टिगेशन वालों से पूछें, वो कहते हैं कि हमें 8 लीटर पेट्रोल मिलता है पूरे दिन के अंदर, हम कहाँ जाके 8 लीटर में हमारी रिसोर्सेज, तो वो बाकी पेट्रोल के पैसे के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो उस 8 लीटर को भी खत्म कर दें, उस इन्वेस्टिगेशन को भी खत्म कर दें, आवाम को छोड़ दें, लोग खुद अपने निमट लेंगे। ऐसा तो नहीं है कि लोग बिल्कुल ही गए, वो तो इसलिए डरते हैं कि यार पुलिस के चक्कर में कौन आए। तो फिर पुलिस क्या करती है, क्रिमिनल्स के साथ मिल जाती है। शरीफ आदमी बेचारा चुप करके लुट करके बैठ जाता है। देखिए बड़ा आसान काम है, मैं आपने सवाल नहीं किया फिर भी आपको पहले जवाब दे रहा हूं। बहुत आसान काम है फिंगरप्रिंट्स का। आप क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड बना दें, जेल्स के अंदर, इलाकों के अंदर, मॉल्स के अंदर, डेटाबेस वगैरह कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप अगर जेल्स में वो कहते हैं सर्वेंट हायर भी होता है तो आप जाके दें, इस पर नहीं पता सर, चल जाए उसका कुछ भी रिकॉर्ड नहीं क्या है। कहा। वो रेंट वाले घर का चल रहा था, उसका क्या हुआ, सर्वेंट का चल रहा था क्या हुआ, वो सब उसी दौर की बात है जब हालात अच्छे हुए थे। वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखें बड़ी सस्ती सस्ती फिंगरप्रिंट्स की मशीनें आती हैं, अगर जगह जगह पुलिस वाले मोबाइल्स के अंदर ट्रैफिक वाले लेके वो खड़ी हो जाएंगे, किसी का भी फिंगरप्रिंट्स लगाएंगे ना, उनका पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा। अगर कहीं भी किसी भी किस्म का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन का निजाम बनाए, उसका पूरी एक रिपोर्ट डालें आप। और अगर कोई अजनबी है जो नया आदमी आया है तो आप उसको इज्जत देकर के पहले उसको माफ भी कर दें। पहले तो यह कि अभी जो हम सवाल नुसरत साहब उठा रही थी, फरसदा साहब अकाउंटेबिलिटी। सर मैं आप हम सब एक टैक्स पेयर दे रहे हैं, सिंध के हम शहरी हैं, हम टैक्स देते हैं, ये टैक्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी जा रहा है, फेडरल गवर्नमेंट को भी जा रहा है, सारे सिंध के शहरी दे रहे हैं। हमें पूछना है हमारी पुलिस सिंध की कर क्या रही है, उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा, हल तो बाद में। और रेंजर्स का खौफ आप भी यही करते हैं फरसदा साहब, खत्म हो गया, क्यों हो गया ऐसा, आप समझते हैं ऐसा हुआ है क्या? देखिए सबसे पहले तो जो अकाउंटेबिलिटी की आपने बात की जी, मुशर्रफ साहब के जमाने में हो सकता है कि जो मुखालिफ सियासी जमातें थी वो तो किसी एक काम को भी नहीं सराहेंगी, लेकिन जो बल्दियाती मुंतखली इख्तियार और वसाइल और जो एक निज़ाम था बल्दियाती सतह पे, वो उसकी बेहतर शक्ल थी। और इसी तरह पुलिस रिफॉर्म का एक एक्ट मंजूर हुआ था, अगर वो भी आप देखें तो पुलिस में रिफॉर्म्स, उसमें पुलिस पब्लिक सेफ्टी कमीशन के कयाम का अंदिया दिया गया था, और कुछ पब्लिक पुलिस सेफ्टी कमीशन बने थे, सूबाई सतह पे भी होंगे, कौमी सतह पे भी होंगे, डिस्ट्रिक्ट सतह पे भी होंगे और टाउन सतह पे होंगे, और फिर शायद थाने की सतह पर भी ये बन सकते हैं। हर थाने की रिपोर्ट वहां के इलाके के कुछ ऐसे हजरात हो सकते हैं जो कि अपनी शराफत की वजह से मारूफ हो, जिनकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी, इंटेग्रिटी हो। जस्टिस नासिर असलम जाहिद के साथ मिलकर इस किस्म का कोई, जिनकी लीगल एड सोसाइटी है, जब चीफ जस्टिस थे तो उनके अदल और इंसाफ के लिए लोग जो है वो उसको सराहते थे। तो ऐसे इंटीग्रिटी वाले हमारे रिटायर्ड 5 इजलास के बाद पब्लिक सेफ्टी कमीशन का एक भी इजलास नहीं हुआ फरसदा साहब। मैं कल ही बात कर रहा था, एक कमीशन के मेंबर थे पब्लिक सेफ्टी कमीशन के, वो कहते हैं 5 इजलास हुए, उसके बाद एक भी इजलास नहीं हुआ, 2 करोड़ रुपए खर्च हो गए, उसका भी कोई हिसाब नहीं, बल्कि पिटीशन लेके वो लोग गए हुए आगे कि क्यों इजलास नहीं हो रहा, जब बनाया था और करोड़ों रुपए खर्च भी कर दिए। तो वो तो एक पेपर बनाया था इन्होंने, और 3-4 इजलास करके खत्म कर दिया उसको। अच्छा, ये एक मौसर तरीका है कि अवाम का भी कोई अपनी पुलिस के ऊपर चेक होना चाहिए, उसमें मुंतखब नुमाइंदों को सूबाई और बल्दियाती सतह पर किस तरह उस निज़ाम में इंडक्ट करना है, वो भी चीज़ तय हो सकती है। लेकिन मेरे ख्याल में हमारे यहाँ ऐसे शहरी हैं जो इन चीज़ों की जिम्मेदारी ले सकते हैं, थानों पर कड़ी निगाह रख सकते हैं, जब वो थानों को मॉडर्नाइज कर सकते हैं, कंप्यूटराइज कर सकते हैं, अपनी मदद आपके तहत उनकी गाड़ियों के निज़ाम को बेहतर बना सकते हैं। बस देखे ना, फिर कम्युनिटी पुलिस का एक निज़ाम क्यों वज़ा नहीं करते। कुछ इलाकों में, कराची में है वो इलाके निस्बतन आपको महफूज नजर आएंगे, कुछ नाज़ाबाद के इलाके हैं, कुछ नॉर्थ नाज़ाबाद के इलाके हैं, कुछ आपको फेडरल एरिया के इलाके
और आज भी देख लें कुछ सोसाइटी के इलाके वो आपको, और इसी तरह वैसे एमक्यूएम के इन कामों को बहुत बुरा कहा गया कि वो पुलिस और रेंजर्स किसी को गिरफ्तार करने आए तो इलाके चूंकि वहां बैरियर्स लगे होते थे, अंदर नहीं आ सकते थे। चले ये इसका डिसएडवांटेज था, लेकिन एक पॉजिटिव साइड थी कि उन इलाकों में चोरी, चकारी, रेजनी, डकैतियां, ये सारे सिलसिले खत्म हो गए थे। तो इसका मतलब एक चीज की का फायदा और उसका नुकसान भी है। अब आप बीच में से रास्ता तो निकाले, कोई सोचने वाला बैठे, कोई पॉलिसी बनाने वाला बैठे, इन आदाद शुमार को ले, इसको 5 या 10 से मल्टीप्लाई करे और हकीकत यही हल नजर आता है कि आप पुलिस फोर्स को हटा दें मिनिस्टर्स के पास से, काबीना के सूबाई अराकीन के, और फिर शायद वो ख्याल करें जब वो खुद लुटना शुरू हो जाए, जो पॉसिबल नहीं है, उनके अपने गार्ड्स होंगे, लेकिन फिर भी यही एक रास्ता नजर आता है कि उनकी औलादों से, उनसे जो प्रोटोकॉल्स मिले वो वापस ले लिए जाएं। लोगों से टैक्स लेना बंद कर दे, कम से कम जो होम डिपार्टमेंट पर लगता है, और उनको कहे अपनी कम्युनिटी पुलिस मोहल्ले में आप खुद वजह करें, और उसके लिए कमिश्नर्स या डेप्यूटी कमिश्नर्स और बल्दियाती जो डीएमसी के चेयरमैन हो सकते हैं या मेयर हो सकते हैं या जो भी हो, उसकी सिलेक्शन हो, इलेक्शन हो, शफाफ हो, और कोई काबिल कबूल पॉलिटिकल हायरार्की ऐसी हो जाए, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की हो जाए, और उसके तहत अगर ये इलाकों में मोहल्लों में निजाम बन जाए, सीसीटीवी कैमरा लग जाए, उन कैमरों से मॉनिटरिंग हो जाए, फिर उन सीसीटीवी की जो गली, जैसे अली रजा अब्दी शहीद का मामला क्यों नहीं हल हो रहा कि भाई 3 गलियां जो उनके घर तक आती हैं वहां के उसमें कैमरे छोटे हैं, तो वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आता कि जो लोग मोटरसाइकिल पे वारदात कर गए थे उसका नंबर क्या है। लेकिन अगर वो 3 गलियों से निकलकर जिन सड़कों पर गए उन सड़कों के कैमरों से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सी गाड़ी थी, क्या था, करने वाले कौन थे, तो कोलैबोरेशन नहीं होता एविडेंस का। तो ये बहुत सारी चीजें इस पर नजर कौन रखेगा। लेकिन अली रजा अब्दी, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, लेकिन इसके अलावा भी आप देखें, मैं नुसा साहब आपसे पूछूं क्योंकि मैं पूरी लिस्ट बना के बैठा था प्रोफेसर्स की, एक नहीं बार बार वक्तन फवक्तन प्रोफेसर्स आपके जो उनको आपके टारगेट के लिए हुई है, जैसे सारिम साहब कह रहे थे कि पता नहीं टारगेट के लिए कहें, इसको क्या कहें, कि वो आए, लूटने की कोशिश करी, 5,000 10,000 20,000 जो भी मोबाइल फोन होगा उनके पास, उसको लूटने के लिए उन्होंने गोली मार दी, बंदे इश्वत शहीद कर दिया। और प्रोफेसर का जाना कितना बड़ा अलमिया, यानी आप एक एजुकेशनिस्ट को इस वक्त मार रहे हैं, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रोफेसर था, कोई साइंस मेडिसिन, कोई किसी शोबे से ताल्लुक रखता था। तो साहब ये हो आखिरकार क्या वाइप आउट किया जा रहा है यहाँ से क्रीम को थ्रू दिस अप्रोच, और कोई पुरसाने हाल ही नहीं है ना वफाक ना सिंध की तरफ से? साहबा सैफान, सबसे पहले तो मैं जो आपने पहले कहा था ना कि ये हमारे मिनिस्टर्स और ये जो काबीना में बैठे हुए होते हैं और इनको इतनी अच्छा, जो नहीं भी होते काबीना में उनको भी इन्होंने कई लोगों को सिक्योरिटी दी। सबसे पहले तो आपके प्रोग्राम में डिमांड करती हूँ कि इन सब की सिक्योरिटी वापस ली जाए, ताकि इनको पता चले कि खौफ क्या होता है, डर क्या होता है, किस तरह किसी के बच्चे को मार के, अकलौते बच्चे को अगर किसी के मार दिया जाए। हर घर में, मैं कहती हूँ कराची में तो खास तौर पे कोई ऐसा घर नहीं होगा 4 घर छोड़ के जिसके अंदर डकैती ना हुई हो, किसी के घर में कोई कत्ल ना हुई, कोई मर ना गया हो। तो उनसे सबसे पहले तो डिमांड करती हूँ आपके प्रोग्राम से कि सबको वापस लिया जाए, और इस तरह के नायल आईजी हमारे यहाँ डिप्यूटी ना किए जाए जो बैठे हुए मजे से अपने ऑफिसों में ठंडे कमरों में, कोई खबर ही नहीं है क्या हो रहा है। दूसरा, जो आपने कहा कि ये अभी आपने क्या सवाल पूछा था सैफान, मुझे मैं एकदम से मैं यही पूछ रहा था कि इस तरह की। अच्छा नुसरत साहब, अगर एक ब्रेक के बाद आके वही सवाल पूछूं और आपका मौक़िफ़ कंप्लीट लूं, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन, नुसरत सहर अब्बासी साहिबा जो बात कह रही है बड़ी है, इन्होंने डिमांड कर दी है कि वापस ले लिया जाए इस प्रोटोकॉल को। इस डिमांड को क्या ये लेजिटिमेट, इसका इम्पैक्ट फीजिबल है और कितनी प्रैक्टिकल है, इस सवाल को उठाएंगे नुसरत साहिबा के सामने। हमारे साथ रहेगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में कराची में स्ट्रीट क्राइम, बढ़ते हुए स्ट्रीट क्रिमिनल्स और आपे से बाहर होते हुए हालात आखिरकार, क्योंकि जो कंट्रोल है करने वाले उनका खौफ अगर ख़त्म हो जाए तो आगे होगा क्या? जब घरों के अंदर आप महफूज नहीं होंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? बाहर सड़कों पर नहीं, घरों में महफूज नहीं होंगे। सबसे ज़्यादा क्राइम जो रिपोर्ट हो रहा है स्ट्रीट क्राइम, वो बाइक्स चोरी होने का है। और ये बाइक्स चोरी होती हैं आपकी पार्किंग से, आप किसी प्लाजा के बाहर हैं, किसी दफ्तर के बाहर हैं, किसी काम से निकले हैं, आप दूध खरीद रहे हैं, आपके पीछे से आप आएंगे, बाइक्स जो है इस वक्त गायब हो जाती हैं। और ये वो मिडिल क्लास तबके को सब में ज़्यादा हिट करता है। अगर हिसाब लगाया जाए तो तकरीबन 3 अरब रुपए की अशिया से महरूम हो चुका है जो कराची का शहरी है, जो बेसिकली मोबाइल फोन्स, बाइक्स की सूरत में और गाड़ियों की सूरत में है। इसके अलावा जो क्राइम्स हैं वो अलग हैं जो शहर में हो रहे हैं। स्ट्रीट क्राइम्स के नाम पर क्या टारगेट किलिंग भी हो रही है, ये भी बड़ा अहम सवाल है। नुसरत साहिबा, मैं आपसे पूछा था, आपने अकाउंटेबिलिटी की बात की और जाते जाते यही था कि आपने बोला कि
फौरी तौर पे आप डिमांड करती हैं कि वापस ले ली जाए। सर मैम रेंजर्स का बताएं, रेंजर्स का क्या खौफ खत्म हो गया है इस वक्त शहर में क्रिमिनल से, और अगर हुआ है तो क्यों हुआ है ऐसा? शहरबाजी साहब। थैंक यू सो मच स्टेफान। आपने जो क्वेश्चन की पूछा था कि क्रीम हमारी जो उसको मार दिया जा रहा है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारे जो शहर की क्रीम है, जो खास ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमारे बड़े पहले ही हमारे पास नायाब लोग कम रह गए, बहुत कम रह गए। मैं सारिम बर्नी साहब से भी यकजहती करना चाहती हूँ, मैं नहीं थी जब पीछे से इनके ये भी हमारी क्रीम है, ये भी हमारे लिए सरमाया है। सैफान, इन जैसी शख्सियात को सिक्योर सेव करना चाहिए। दुनिया में ऐसे शख्सियात जो होती हैं उनके लिए बाकायदा गवर्नमेंट खुद सिक्योरिटी देती है। यहाँ पर उल्टा काम हो रहा है, और यहाँ पर सिर्फ नोटिस, भाई वजीर आला ने बड़ा नोटिस ले लिया, भाई सबने नोटिस ले लिया, नोटिस की हद तक होता है। तो इस तरह के जब शख्सियात पर होता है और क्रीम को मार दिया जाता है, तो तब हम लोगों को अंदर से, आम आदमी भी बेचारा डर और खौफ के मारे। और आप रेंजर्स की बात कर रहे हैं, पहले एक वक्त आया था, जैसे सारिम बर्नी साहब ने कहा ना, कुछ वक्त आया तो रेंजर्स ने भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई और आप रेंजर्स ही को पुकार रहे थे। मैं भी असेंबली में खड़ी हुई कह रही थी, ऐसी नाअहल और नाकारा गवर्नमेंट जो जिसके अंदर ये पुलिस है, जो डिपार्टमेंट में सिर्फ और सिर्फ करप्शन है, ऐसी करप्शन जो अपने डिपार्टमेंट के अंदर से हथियार चोरी करवाती है। सैफान, आप हैरान हो जाएंगे, मेरे पास वो फिगर्स पड़े कि इन्होंने अपने बड़े बड़े हथियार अपने पुलिस डिपार्टमेंट से चोरी हुए, वो कहां गए, किधर गए, ये तो इनकी हालात है। उसके बाद इस डिपार्टमेंट में जो कोई एक एसपी आ गया ईमानदार, जिसने अगर करना चाहा तो फौरी तौर पर हुकूमत उसके पीछे पड़ जाएगी, मिनिस्टर पीछे पड़ जाते हैं। शिकारपुर का वाकया सबके सामने, अगर कोई आ जाए ईमानदार आईजी तो उसके पीछे पूरी कैबिनेट पड़ जाएगी, हटाओ हटाओ उसको, निकालो, सुबह बदर करो। और एडी ख्वाजा की सबके सामने मिसाल है, बशीर मेमन की मिसाल। ऐसे मैं उंगलियों पे ऑफिसर लेकर जा सकती हूँ जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, लेकिन इस तरह की हुकूमत जो बाकायदा पुलिस को अपनी गुलाम समझती है, वडेरा शाही है। इनको जब तक अपने ताकों पे ना बुलाएं, इनसे अपनी मर्जी का एसएचओ और एसपी ना लगवाएं, एमएनए एमपीएस जब तक अपनी मर्जी का, ये तो मिसालें हैं, मैं आपको जिंदा मिसालें दे सकती हूँ। खैरपुर की मिसाल दूं, कोई एसपी नहीं ठहर सकता जब तक कि वहां के दो उनके आशीर्वाद ना हो। तो जहां की पुलिस इस तरह सेफ सिटी प्रोजेक्ट था, कहां गया सैफान, कहां गया सेफ सिटी प्रोजेक्ट? लाहौर जाओ, मैं खुद वहां का विजिट करके आई हूँ। इस कदर बेहतरीन चल रहा है, इस कदर बेहतरीन तरीके से वो चला रहे, क्यों हमारे यहाँ नहीं चला सकते भाई? या क्यों आप वो बेहतरीन, आप अगर 1500 अरब का बजट है तो 1000 अरब की जो करप्शन है, कहां जाऊं मैं? लेकिन आप जो कह रही थी ना उससे लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए, अगर यानी मैं और आप शहरी, हम हैं, सारिम साहब हैं, हम शहरी हैं, आम शहरी जो इसका जो बाइक चलाता है, बराबर उसको बराबर कर दे मिनिस्टर के साथ, उसका प्रोटोकॉल वापस ले, ताकि वो भी वो महसूस करे जो सड़कों पे हम महसूस कर रहे हैं, जो एक बाइक चलाने वाला महसूस कर रहे हैं, जो साइकिल चलाने वाला महसूस कर रहे हैं। प्रोग्राम में आज कमिटमेंट करके जा रही हूँ, कमिटमेंट करके जाती हूँ। कमिट सेशन में मैं इंशाअल्लाह ताला इस तरह का कोई कॉल अटेंशन जो भी मुझे हाथ लगा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल कर देते हैं हमारा बिजनेस, ऑपोजिशन का बिजनेस लाना बड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन मुझे जो भी हाथ लगा, वो कॉल अटेंशन लगा, वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर लगा, या एजेंट में मोशन लगा, या मुझे रेजोल्यूशन लगा, किसी भी सूरत में ये डिमांड रखूंगी कि सबसे पहले तो आप इनकी सिक्योरिटी हटाओ, क्योंकि अब बहुत हो गया। पहले कभी हम कहते थे चलो हमारे गुजरा है, हमें सेफ कर रहे हैं, सिक्योर कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। अरे ये तो अपनी खिदमत कर रहे हैं, ये यहाँ से माल समेटते हैं और लंदन दुबई इनका माल पहुंचता है, और उसके बाद ये मजे से अपने बच्चों को भेजकर खुद यहाँ पर, जब तक इस सूबे में मजे से प्रोटोकॉल मिल रहा है और वजारत मिली हुई है, उसके बाद ये निकले। और यहाँ पर ये भी नहीं है, मैं यहाँ पर कहूंगी जुडिशरी में भी ऐसे लोग हैं। मुझे बताइएगा, पब्लिक सेफ्टी कमीशन की भी बात अभी हो रही थी, यहाँ पे फारूक सत्तार साहब भी कर रहे थे। कल मेरी बात हो रही थी एक साहब से जो कि उसके मेंबर थे, एज अ सिविलियन, जो आप कहते हैं कि वो साइड से मेंबर थे, जो सिविल सोसाइटी के मेंबर थे। वो कहते हैं कि 5 इजलास हुए, 2 करोड़ पे खर्चा हुआ, और उसके बाद एक इजलास नहीं हुआ उसका। जो अकाउंटेबिलिटी आवाम को करनी थी, बड़ा अच्छा कानून बना दिया, बड़ा अच्छा अल्फाज से तराश दिया, लेकिन प्रैक्टिकली कोई इजलास ही नहीं हुआ उस पब्लिक सेफ्टी कमीशन का। मैं आप चाहूंगा आप इस पर भी अगर असेंबली में उठाएं आवाज के वजह क्या हुई, आखिरकार क्या हुआ, फाल क्यों नहीं हुआ पब्लिक सेफ्टी कमीशन? इसीलिए कि उसमें कम से कम मेंबर्स रखे गए ऑपोजिशन के, और इजलास और ये जो मीटिंग्स होती हैं वो बुलाई नहीं जाती, जानबूझकर बुलाई नहीं जाती। लाजमी है, जब बुलाएंगे तो लाजमी सवाल उठेगा, वहां सवाल उठेगा कि ये जो हालात चल रहे हैं कराची से कश्मीर तक, अभी भी मैं और आप ये प्रोग्राम कर रहे होंगे ना सैफान, आपका ये प्रोग्राम चल रहा है, पता नहीं कौन कहाँ लुट रहा है, कोई मर रहा है, किसी की गाड़ी चोरी हो रही है, और पुलिस मजे से, एसपी है, एसएचओ है, सब पता है, दे नो एवरीथिंग। उनको पता है कौन बदमाश है, कौन मेरे यहाँ शरीफ है इलाके में,
कौन जो है यहाँ पर जनाब चोरी कर रहा है, कौन नशा कर रहा है, कौन भत्ता ले रहा है, सब पता है। यही पुलिस वाले इधर उधर चक्कर लगता है, इनके ट्रांसफर होते रहते हैं, सबको पता है। इसी गवर्नमेंट के ये रखे हुए, इसी गवर्नमेंट के अपने रखे हुए जो चहीते ऑफिसर हैं, सबको पता है। इस कदर के बैंक से कोई निकलता है, बाहर निकला मुश्किल से और उसको इस तरह मैसेज मिल गया और लुट जाता है। यानी हम कहाँ जाएं? ना हम हॉस्पिटल में महफूज, ना बैंक में कोई महफूज, ना रोड पे महफूज, ना किसी जगह कोई महफूज। तो क्या फिर बच्चे, फिर यहाँ के यूथ हमारी बाहर जा रही है सफान, सब निकल रहे हैं। सब अच्छे अच्छे बच्चे जो यहाँ पर थोड़े बहुत अच्छे नंबरों से आते हैं, निकलो भाई। यहाँ पर जिस तरह के हालात है, मार दिए जाओगे। अकलौते बच्चे जो सारी जिंदगी माँ बाप पैसे जमा कर करके बच्चों को पढ़ाते हैं, 1-2 एकड़ जमीन बेचते हैं। एक सियासी सवाल भी मुझे चाहूंगा आपसे, आप मुझे बताएं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की पार्टी अक्सर BMLN कहती है कि हम जब होते हैं तो शहर में अमन होता है, कराची में। वो इसकी मिसाल भी देते हैं 2013 का ऑपरेशन रेंजर्स फाल हुई थी, सब कुछ हुआ था जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे। हमने देखा था सिविल और मिलिट्री सब मिलकर कर रहे थे यहाँ पे ऑपरेशन, और बड़ा अमन भी हो गया था। आप भी बता रही हैं, सारिम साहब भी कह रहे हैं। तो आप अभी वफाक में इमरान खान साहब क्यों, क्या उनके तो यहाँ से MNAs हैं, MPAs हैं, क्या उनकी प्रायोरिटी नहीं है कि वो कम से कम रेंजर्स को ये टास्क दें कि वो जाए और अमन अमान संभाले और इस शहर को, इस पर यरगमाल जो बनाया हुआ मुसल्लह गिरोह ने, उससे छुड़ाए? बिल्कुल आप सैफान सही कह रहे हैं। मैं तो हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब से कहूंगी, खुदारा 18 अमेंडमेंट ठीक है, 18 अमेंडमेंट के बाद सारे अख्तियारात सूबों को मिल चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे ना है लोग जब हुक्मरान होंगे तो फिर इसी तरह होगा कि सब इख्तियार होने के बावजूद अपने सूबे को सर्व न करो। जो कहते हैं कि हमें बड़े वोट मिलते हैं, बड़े हमें मैंडेट मिलता है, उस मैंडेट का जिस तरह सत्यानाश हो रहा है वो सारी दुनिया देख रही है मैंडेट किस तरह का है। तो मैं तो कहूंगी जो कराची का मैंडेट लेकर बैठे हैं, खुदारा कराची का मैंडेट लेने वालों, नुसरत सहर अब्बासी हाथ बांध कर कह रही है अल्लाह का वास्ता मैंडेट तो ले लिया, लेकिन इस मैंडेट के बदले उस आवाम को सेफ और सिक्योर तो करो कि जो आजकल निकलते वक्त कार के करीब कोई स्कूटर आ जाए तो जान निकल जाती है। मैं खुद अगर हम जा रहे होते हैं, हमारे पास तो कोई सेफ सिक्योरिटी अल्लाह के अलावा कोई सिक्योरिटी या सेफ्टी नहीं है, लेकिन हमारे करीब भी कोई अगर मोटरसाइकिल आकर 2 मिनट के लिए रुक जाए तो जान निकल जाती है, अभी गन निकलेगी। और ये तो मैं आप ये कह रही है, मैं इस बात पे सारिम साहब को भी शामिल करना चाहूंगा। सारिम साहब, मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं जिसकी खिड़की को ठटकाया उसके दोस्त ने, वो थोड़े से ज्यादा उम्र के थे, उनको हार्ट अटैक आ गया। और ये सही वाकया बता रहा हूं, उनको हार्ट अटैक आ गया कि कहीं मुझे लूटने कोई आ गया, क्योंकि उससे पहले उनके साथ एक वाकया हो चुका था जब किसी ने दरवाजा खटखटाया था उनका खिड़की शीशे की, तो वो लूटने आए थे, तो वो समझे कि मैं लूट गया, हालांकि कोई दोस्त आया था उनका और उनको हार्ट अटैक हो गया। सारिम मनी साहब, ये खौफ की कैफियत है सारिम मनी साहब? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन देखिए हम क्या बात करें, मैं तो हमेशा कहता हूँ आजकल हम जो भी टाइम देते हैं, ये टाइम हमारा जाया जाता है। उसकी वजह ये, अभी अगर मैं आपको एक बिल्डिंग का नाम नहीं ले रहा, 15-20 बिल्डिंग 18-20 मंजिला जहाँ बिल्डिंग बन जाती है, रिहायशी आ जाते हैं, उसके बाद कानून को पता चलता है कि ये गैर कानूनी काम हो रहा है। तो जहाँ शहर का और मुल्क का निज़ाम ऐसा हो जाएगा, उधर आप क्या उम्मीद रखेंगे कि लूटने वाला, मोबाइल छीनने वाला, तो डकैत तो वो भी थे ना जो लोगों की जेब से बेचारे जो अपने घर की छत, अपने लिए छत बना रहे थे, उनकी जेबों से करोड़ों रुपए लूट लिए उन्होंने। फर्क क्या है? वो गन दिखा करके ले रहे हैं आपसे, ये कागज दिखा करके ले रहे हैं आपसे। हैं तो दोनों ही गैर कानूनी काम, लेकिन क्या हुआ और क्या होगा, मुझे सैफान भाई इतनी सी भी उम्मीद नहीं, सिवाय इसके कि पुलिस के आला अफसरान को ज्यादा से ज्यादा एक कमेटी बनाए और ज्यादा से ज्यादा आप खुद ही कह रहे हैं कि 2013-14 में अच्छे हालात हो गए थे, तो क्या वजह नवाज शरीफ साहब थे, सियासी हुकूमत थी, वजह रियासत थी, रियासत ने फैसला कर लिया था, अब रियासत की दिलचस्पी नहीं है कि कराची में वो कह रहे हैं कि मैं बात कहना आ रहा था, लेकिन अब आपने सवाल ही कर लिया तो मैं कह भी देता हूँ कि मैं तो समझता हूँ मुल्क में जो सबसे ज्यादा जो रोल अदा करता है वो आर्मी चीफ अदा करता है। तो वो उस वक्त का जो आर्मी चीफ था, मेरा ख्याल है कि इस मिजाज का था कि उसने हर तरफ सख्ती करके और निज़ाम एक लेकर के आया हुआ था जिससे बेहतरी आई थी। आज मेरा ख्याल है कि ख्यालात उस तरफ के अलावा कहीं और जा रहे हैं, सियासत की तरफ ज़्यादा जो है ना राग़िब हुए हैं, जिसकी वजह से शहर और मुल्क का ये हाल हो रहा है। सिंपल, अगर आज भी मैं समझता हूँ कि अगर हमारे आर्मी चीफ साहब एक्शन लें उन चीज़ों के ख़िलाफ़ जो नाजायज़ हो रही हैं, जो गलत हो रही हैं, तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। आज रेंजर्स को वही अख्तियारात दे दिए जाएँ जो 13, 14, 15 में थे, मैं समझता हूँ सब कुछ सही हो जाएगा। और ये होना चाहिए, किसी का माल, किसी की जान लुटना और इस तरीके से बेबसी इस कौम का दिखाना, मैं समझता हूँ फिर ये पलट के बहुत बड़ी क़यामत लेकर के आएगी। फिर उस वक्त कहें कि ये क्या हुआ,
वो आज हमें पता है कि फिर आगे क्या होना है। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल मनी साहब, नुसरत सैर अब्बासी साहिबा, फारूक सत्तार साहब क्या ज्वाइन किया। शहर कराची के बेपनाह मसाइल में से सब में संगीन मसला शायद अब ये बनता जा रहा है कि आपको तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, ना सड़क पर, ना घर पर, ना बाजार में, ना दफ्तर में, कहीं भी कुछ भी आपको हो सकता है, कोई लूट सकता है, कोई मार सकता है। आखिरकार कब ये अदम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म होगा, कब जो अथॉरिटीज़ हैं वो उस पर एक्शन लेगी, और अरबों रुपए जो लूटा जा रहा है हमसे, एक तो टैक्स भी दे रहे हैं, लूट भी रहे हैं, वो कब रुकेगा? फीडबैक दे सकते हैं, फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पे आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।